कमेंट बॉक्स ओपन करके जाओ। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सभी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में आ जाइए भाई, सभी मेरे प्यारे मित्र क्लास में आ जाओ। आपकी अधिगम की क्लासेज चल रही हैं। उस श्रृंखला में जो है रचनावादी अधिगम को हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी को पढ़ लिया। सूचना संक्रमण या सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत हमने सबसे पहले पढ़ा। उसके बाद अब जो हमारी क्लास रहेगी ये आपके वही रचनावादी उपागम में जो अधिगम की अप्रोच है उसके बारे में रहेगी। रचनावादी उपागम, रचनावादी अधिगम, अधिगम की जो है ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, रचनावादी अधिगम की ये क्लास रहने वाली है। रचनावादी अधिगम की जब हम बात करते हैं तो रचनावादी क्या कहते हैं? संज्ञानवादियों से एक कदम आगे चल के इन्होंने बातें की हैं। ये संज्ञानवादियों में से ही निकले हुए व्यक्ति हैं। संज्ञानवादी ही इनको हम बोलते हैं जो रचनावादी हैं। ये क्या कहते हैं कि ज्ञान का जो निर्माण है ना वो हम बाहर से नहीं लेते। ज्ञान जो है बाहर नहीं है, बाहर से उसको अर्जित नहीं करते। हम उसको अपने आप से बात करके, अपने आप में चिंतन करके जो है हम अपने ज्ञान को एक्वायर करते हैं, हमारे ज्ञान को क्रिएट करते हैं। एक्वायर करने की बात ये नहीं करते, ये कहते हैं कि हम अपने ज्ञान को क्रिएट करते हैं, है ना, मतलब निर्मित करते हैं। इनको रचनावादी या निर्मितवादी भी हम कह सकते हैं भाई। ठीक है, हाँ। अब निर्मितवादी जो उपागम है इसकी जो झलक है वो हमारे एनसीएफ में भी दिखती है ना। यहाँ करके सीखने की बात होती है, लर्निंग बाई डूइंग की बात होती है। ठीक है, लर्निंग बाई डूइंग की बात यहाँ होती है। ठीक है, तो रचनावादी अधिगम की जब हम बात करते हैं तो इस श्रृंखला में सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है ब्रूनर का खोज आधारित अधिगम। सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है? ब्रूनर का खोज आधारित अधिगम। खोज आधारित खोज आधारित अधिगम, ब्रूनर का खोज आधारित अधिगम। ब्रूनर कहते हैं जो ज्ञान का निर्माण है वो व्यक्ति अपनी खोज के आधार पर करता है। ज्ञान को व्यक्ति खुद खोजता है, स्वयं व्यक्ति अपने ज्ञान को खोजता है। ठीक है, अब कैसे खोजता है, क्या इसमें होता है, ये बात बताने के लिए इन्होंने 3 अवस्थाओं की बात की ज्ञान निर्माण में, क्योंकि ये संज्ञानात्मक विकास की भी बात है ना, संज्ञान का विकास हो रहा है इसमें। तो रचनावादी उपागम में क्या हम जीन पियाजे को पढ़ सकते हैं? बिल्कुल साहब। जीन पियाजे का जो हमने बाल विकास में सिद्धांत पढ़ा है वो आपके रचनावादी उपागम का ही पार्ट है ना। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपने सभी ने पढ़ा होगा, जिसमें 4 अवस्थाओं में जो है हमारे कॉग्निशन का विकास होता है, संज्ञान का विकास होता है। अब क्योंकि अधिगम क्या है? अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है, आप सभी ने पढ़ा है ना, अधिगम विकास की ही एक प्रक्रिया है। इसीलिए जो है विकास जो है वो एक ब्रॉड, एक व्यापक संप्रत्यय है, उसी के अंदर हम अधिगम को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जॉन ड्यूवी भी लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, वो भी रचनावादियों के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? ब्रूनर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति 3 अवस्थाओं में सीखता है। खोज अधिगम की ब्रूनर मानते हैं कि ज्ञान का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। जो आपने जॉन लॉक के बारे में सुना है ना, जॉन लॉक कहते हैं बच्चे का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है, कोरा कागज है, टेबुला रासा है। ये उसका विरोध करते हैं, ये कहते हैं नहीं, बच्चे का जो मस्तिष्क है वो टेबुला रासा नहीं है, बच्चा ज्ञान का भंडार है, वो अपने ज्ञान को केवल जागृत करता है। ठीक है,
ये बात कौन कहते हैं? रचनावादी कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो ब्रूनर जो है ये कहते हैं ज्ञान का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, ज्ञान का निर्माण तीन अवस्थाओं में होता है, या तीन चरणों में होता है। अब वो तीन अवस्था या तीन चरण कौन कौन से हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो पहला चरण या पहली अवस्था है इनएक्टिव फेज, अधिगम के या संज्ञानात्मक विकास के एक ही बात है ना, अधिगम की तीन अवस्थाएं या संज्ञानात्मक विकास की तीन अवस्थाएं, ये तीन अवस्थाएं बताते हैं, जिनमें पहली अवस्था का नाम है इनएक्टिव फेज या एक्टिव फेज, इनएक्टिव स्टेज, सक्रिय अवस्था, इनएक्टिव स्टेज, एक्टिव स्टेज या फिर सक्रिय अवस्था। उसके बाद दूसरी अवस्था ये बताते हैं आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज आइकन से हम समझते हैं या इमेज से समझते हैं या प्रतिमा से समझते हैं, प्रतिमा अवस्था। उसके बाद तीसरी अवस्था ये बताते हैं जो है आपके सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज या सिंबॉलिक स्टेज को हम बोलते हैं प्रतीकात्मक अवस्था। व्यक्ति जो ज्ञान का निर्माण करता है वो इन तीन अवस्थाओं में करता है, तीन स्टेज में करता है। ठीक है, ब्रूनर क्या बताते हैं, कोई भी व्यक्ति ज्ञान का निर्माण तीन अवस्थाओं में करता है, तीन स्टेजेज में करता है। आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर में आपसे केवल इन अवस्थाओं के नाम देके ये पूछा जाएगा कि ये अवस्था इनमें से कौन सी ब्रूनर की अवस्था नहीं है। ठीक है, कौन सी ब्रूनर की है, कौन सी ब्रूनर की नहीं है, केवल ये याद रखना है। इसे याद रखने के लिए आपको पहले इसको समझना होगा, जब आप समझ जाओगे तो फिर आप याद रख लोगे इजीली। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं ये इनएक्टिव फेज या सक्रिय अवस्था की। यहां जो ज्ञान का निर्माण है, एक एक करके लिख लेते हैं इनको, है ना। हाँ, पहली अवस्था है सक्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था में क्या होता है, सक्रिय अवस्था में या इस अवस्था में ज्ञान का निर्माण करके होता है, करके सीखने से होता है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं, दूसरे अर्थों में इसको हम कह सकते हैं, इस अवस्था में ज्ञान का निर्माण इंद्रिय अनुभव से होता है, किससे होता है, इंद्रिय अनुभव से होता है। कैसे होता है, एक उदाहरण लेंगे, पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके समझ में आ जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इंद्रियां क्या होती हैं, ज्ञान का निर्माण हमारे जैसे हाथों से हम किसी चीज को टच करें, आंखों से किसी चीज को देखें,
कॉन्क्रीट अनुभव लें। कैसे अनुभव लें? कॉन्क्रीट अनुभव लें। ठीक है, प्रत्यक्ष किसी चीज को हम देखें, उससे हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या होता है उदाहरण लेंगे, चिंता मत करना। उसके बाद अगली जो अवस्था है, सक्रिय अवस्था के बाद इनएक्टिव जो है फेज है, उसके बाद आपके अगली अवस्था आती है जिसको बोलते हैं आइकॉनिक अवस्था। क्या है? आइकॉनिक अवस्था या प्रतिमा, या क्या बोलते हैं आइकॉनिक को? प्रतिमा अवस्था। क्या बोलते हैं? प्रतिमा अवस्था। प्रतिमा अवस्था या आइकॉनिक स्टेज इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो ज्ञान का निर्माण है वो मानचित्रों, चित्रों व प्रतिमाओं से होता है। इस अवस्था में ज्ञान का निर्माण इस अवस्था में ज्ञान का निर्माण मानचित्रों, चित्रों आदि से होता है। पहली अवस्था में किसी चीज को हम टच करके देख रहे थे, छू के देख रहे थे, या फिर आपके जो है इंद्रियों से अनुभव कर रहे थे, इंद्रिय अनुभव से ज्ञान का निर्माण कर रहे थे। दूसरी अवस्था में जो है ज्ञान का निर्माण मानचित्रों या चित्रों के द्वारा, या फिर हम मैप मानचित्र हो गए, चित्र हो गए, है ना, या फिर सारणियों से, है ना, या फिर आपके जो है सारणियों से, इन सभी चीजों से होता है। मानचित्रों, चित्रों व जो है आपके साड़ियों से होता है। उसके बाद अगली अवस्था है हमारी, अगली अवस्था का नाम है आपके सिंबॉलिक स्टेज, जिसको प्रतीकात्मक अवस्था, या इसको बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज। इस अवस्था में ज्ञान का निर्माण या अधिगम, एक ही बात है ना भाई, ज्ञान का निर्माण प्रतीकों, चिन्हों व संकेतों से होता है। प्रतीकों, चिन्हों व संकेतों से ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, ये तीन अवस्था बताई हैं जीरोम एस ब्रूनर ने। किसने बताई हैं? जीरोम एस ब्रूनर ने। इन्होंने कहा है कि ज्ञान का निर्माण जो है इन तीन अवस्थाओं में होता है। अब इन तीन अवस्थाओं में कैसे होता है, इसका एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब जल्दी से बताओ भाई, किसका एग्जाम्पल लेना है, नाम बताओ, जल्दी से कमेंट करो, फिर हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। चीजें समझ में ऐसे आ जाएंगी कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, हाँ जल्दी बताओ भाई, किसका एग्जाम्पल लेना है। अब ये यहां जल्दी किया करो, यहां टाइम मत लगाया करो। हाँ जल्दी बताओ, फास्ट बताओ, फास्ट जल्दी बताओ भाई। सुरेश का, और सुमित्रा कह रही हैं मेरा। चलो भाई कोई बात नहीं, दोनों का ले लेते हैं, है ना। हाँ चलो सुरेश का नाम लेते हैं, पहले सुरेश का नाम लेते हैं। सुरेश, है ना, सुरेश हैं। और जो सुरेश हैं, हाँ इसमें मैंने आपको शायद आयु काल नहीं बताया, एक बार आयु काल जरूरी है इसमें, है ना। आयु काल इसमें जो है इनएक्टिव फेज में, सक्रिय अवस्था में लगभग 12 माह तक होता है। उसके बाद आपके आइकॉनिक स्टेज में जो है आपके लगभग 24 माह तक होता है। 24 माह तक होता है। इसमें 18 माह तक होता है ना, 12 या 18 कुछ भी, जो आपसे पूछा नहीं जाएगा, 24 माह तक। और सिंबॉलिक में जो है आपके 7 वर्ष तक होता है। ठीक है, ऐसे होता है इसमें।
अब हम बात कर लेते हैं उदाहरण की। सुरेश हैं, अब जो सुरेश हैं इनके ज्ञान का निर्माण हमें ब्रूनर के अनुसार समझना है। ठीक है, हाँ, सुरेश हैं, ये आपके किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? गाय के बारे में जानना चाह रहे हैं। गाय के बारे में इनको ज्ञान का निर्माण करना है, गाय के बारे में इनको सीखना है कि गाय क्या होती है, ये सीखना चाह रहे हैं। सुमित्रा रुकना, आपका भी एक एग्जाम्पल लिया जाएगा। ठीक है, गाय के बारे में सीखना चाह रहे हैं कि भाई गाय क्या होती है। तो सबसे पहले जो सुरेश है उसको प्रैक्टिकल रूप से गाय दिखाई जाती है, गाय दिखाई जाती है। तो जो सुरेश है वो प्रैक्टिकली गाय को टच कर सकता है, गाय को सहला सकता है, छू सकता है, अपनी आंखों से उस गाय को एक्चुअल में जो है मूर्त रूप से देख सकता है। ठीक है, उसको दिखाई जाती है, उसको एक्चुअल में गाय के दर्शन कराए जाते हैं। तो यहाँ जो उसका गाय के बारे में सीखना है, ये कौन से फेज से हुआ है? ये सक्रिय हुआ है। कैसा हुआ है? सक्रिय हुआ है। ठीक है, ये सक्रिय अवस्था कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जो सुरेश है उसको गाय का चित्र दिखाया जाता है कि भाई ये है आपकी जो गाय है, उसको क्या दिखाया जाता है? चित्र दिखाया जाता है, और फिर कहा जाता है कि भाई ये है गाय। अब जो चित्र के द्वारा जो गाय के बारे में उसने जाना है, चित्र के द्वारा जो सुरेश से गाय के बारे में जाना है, ये किस अवस्था में? ये आइकन के द्वारा जाना है, आइकॉनिक स्टेज है ना। ये कौन सी स्टेज है? आइकॉनिक, मतलब प्रतिमा की अवस्था है, प्रतिमा अवस्था है। उसने इमेज देखी है, उसने प्रतिमा, अब उसको एक्चुअल गाय नहीं दिखाई गई, अब उसको गाय का चित्र दिखाया गया है, वो चित्र से वो गाय को सीख रहा है। ठीक है भाई, गाय के बारे में उसने चित्र से सीख लिया। उसके बाद गाय का जो है चित्र भी नहीं दिखाया जाता है, अब गाय का सिंबल दिखाया जाता है। सिंबल बोले तो प्रतीक दिखाया जाता है। अब गाय का प्रतीक क्या है? गाय का प्रतीक ये है भाई, ये। अब इस शब्द को सीख गया वो, ये जो है ये शब्द क्या है? गाय है। ये क्या है? ये गाय है। ये किससे सीखा है? प्रतीक से सीखा है। ठीक है, शब्द से वो अब सीख गया। ठीक है, अभी सुमित्रा का उदाहरण लेते हैं। सुमित्रा है, जो सुमित्रा है इनको जो है ब्रूनर की तीनों अवस्थाओं के बारे में ज्ञान कराना है, और ब्रूनर की तीनों अवस्थाओं के द्वारा ये जोड़ करना सीख रही हैं। क्या सीख रही हैं? जोड़ करना सीख रही हैं। ठीक है भाई, हाँ, जोड़ करना सीख रही हैं। तो सबसे पहले जो सुमित्रा है इनके सामने दो वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं, दो वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं और इनको दे दी जाती है, इनके हाथ में दे दी जाती है कि भाई लो। अब सुमित्रा इन दो वस्तुओं को ले लेती हैं, तो फिर कहती हैं 1 और 2, 1 और 2, मतलब 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, दो वस्तुएं हो गई। ठीक है, यहां उसने अपने हाथ से इनको छुआ है, मतलब अनुभव किया है ना, कॉन्क्रीट अनुभव लिया है। ठीक है साहब, अब जो है लर्निंग बाय डूइंग, करके वो सीखी है, करके सीखी है उसने। जो है मूर्त वस्तुओं को देखा है, मूर्त अनुभव, मूर्त अनुभव लिया है, अनुभव, मूर्त अनुभव से उसने देखा है कि भाई 1 और 1 2 है। ये मूर्त अनुभव से देखा, लिखा नहीं है, मूर्त अनुभव से चीजों को देखा है कि 1 और 2। उसके बाद जो है सुमित्रा को इन दोनों चीजों की इमेज दिखाई जाती है, केवल कोई भी दो वस्तुओं के फोटो दिखाए जाते हैं, ऐसे दिखाए जाते हैं कि एक ये क्या है? ये बॉल है और एक ये बॉल है। ठीक है, अब ये इमेज, ये चित्र दिखाया जा रहा है। ये क्या दिखाया जा रहा है? चित्र दिखाया जा रहा है कि भाई इसमें कितने गोले हैं, कितने बॉल हैं इसमें। तो सुमित्रा कह रही है 1 और 2। क्या कह रही है? 1 और 2। ठीक है, ये कौन सी अवस्था का सीखना है? ये प्रतिमा वाली अवस्था का है। पहला जिसमें मूर्त अनुभव कर रही थी वो सक्रिय अवस्था का सीखना था। उसके बाद जो है अंतिम अवस्था में, मतलब प्रतीक वाली अवस्था में सुमित्रा कहती है 1 + 1 = 2। ठीक है, ये क्या है? प्रतीक है। ये 1 है, ये 1 है, ये क्या है? 2 हो गए। ये इन चीजों के बारे में अब उसने ऐसे सीख लिया, प्रतीक बना लिए इनके। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बता दो ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई? ये आपके जीरोम एस ब्रूनर की 3 अवस्थाएं थी। ठीक है भाई, हाँ, बहुत बढ़िया भाई, है ना। हाँ, अब जल्दी से बता दो ये चीज समझ में आई या नहीं आई। अगर ये चीज समझ में आई तो फिर हम आगे चलते हैं, है ना। रचनावादियों के जो है बहुत शानदार जो है आपके सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत और है इससे अगला, फिर उसकी बात करेंगे हम। ये समझ में आ गए हो तो बता दो जल्दी से।
अगर ये आपके समझ में आ गया तो फिर हम अगले सिद्धांत की बात करते हैं। जल्दी से बता दो भाई, समझ में आया या नहीं आया, तभी हम आगे चलेंगे भाई, है ना। हाँ, जल्दी बताओ। जी सर, समझ में आ गया। चलो भाई नीरू, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की। अगला सिद्धांत है अनुभवजन्य सीखना। और देखो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अभी जो हम पढ़ेंगे, दो सिद्धांत और पढ़ेंगे हम, दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो रहने वाले जो है आपके 100% आपके जो पेपर में है इन दोनों सिद्धांतों में से छपेंगे। ये ध्यान रख लेना। अगर थोड़ा भी टफ पेपर 40% वाला क्राइटेरिया पास ना करने दिए जाने के लिए आपको पेपर बनेगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब सिद्धांत की हम बात करते हैं आपके अनुभवजन्य सीखना। अनुभव डेविड कोल्ब का है ना, डेविड डेविड कोल्ब का डेविड कोल्ब का अनुभवजन्य सीखना। अनुभवजन्य सीखना। अनुभवजन्य सीखना। अनुभव से व्यक्ति सीखता है। अनुभवजन्य को एक्सपीरियंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंशियल। प्रयोग करके नहीं, अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके। क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अंग्रेजी में लिख लो, है ना भाई, नाम में थोड़ा बहुत हेर फेर आ जाएगा हिंदी में। एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सी आएगा या एस आएगा भाई इसमें? हाँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य सीखना। प्रतिपादक कौन है? डेविड कोल्ब हैं। प्रतिपादक कौन है? डेविड कोल्ब हैं। ये कहते हैं कि हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो उसको अनुभव से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? अनुभव से सीखते हैं। ये सीखने के 4 चरणों की बात करते हैं। बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण चारों चरण हैं इनके, ठीक है। कैसे सीखते हैं? किसी चीज को हम अनुभव करके सीखते हैं, एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये बात बताते हैं। और ये बड़ी शानदार बात, पता है क्या बताते हैं? ये कहते हैं सीखना प्रक्रिया है। अब आपने पहले पढ़ा है कि भाई सीखना प्रक्रिया है सर, बिल्कुल। सीखना सीखना एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। उत्पाद नहीं है, मतलब प्रोडक्ट नहीं है। लर्निंग जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या है? वो आपकी प्रोसेस है। क्यों भाई? सपोज दैट मैंने 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 जोड़ सीखा। क्या सीखा? जोड़ करना सीखा। अब जोड़ करना मैं सीख गया तो क्या ये प्रोडक्ट बन गया मेरा कि भाई ये रहा जोड़? बिल्कुल बन गया। लेकिन डेविड कोल्ब कहते हैं नहीं बना, क्योंकि जब आप जोड़ करना सीख गए ना, उसके बाद भी उसमें आप क्या कर रहे हो? उसमें सुधार कर रहे हो। जो ये सुधार आप करते जा रहे हो ना, ये भी आपका सीखना ही है। सुधार करना भी क्या है? सीखना ही है। मतलब क्या? ऐसा मतलब ये है कि आप बाइक चलाना जानते हो, आप स्कूटी चलाना जानते हो, तो वो आपका लर्निंग का आउटकम ही तो है। आप जानते हो जो, बिल्कुल है। लेकिन डेविड कोल्ब कहते हैं नहीं, उसमें एक प्रॉब्लम है। जो आप बाइक चलाना जानते हो फिर भी आप बाइक चला रहे हो, तो आप उसमें सुधार कर रहे हो और अच्छे से और एक्सपर्टीज हासिल करते जाते हो। मतलब जानते हुए भी सीखते जाते हो, जानते हुए भी सीखते जाते हो। इसीलिए ये क्या है? प्रोसेस है। मतलब मैं आपके सामने क्लास प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं आपको जो है रचनावादी उपागम में डेविड कोल्ब का अनुभवजन्य सीखने के बारे में बता रहा हूं। इसका मतलब मैंने इसको सीख लिया पहले, जब मैंने इसको सीखा अब मैं आपको उसे सिखा रहा हूं, यही तो हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये बाय प्रोडक्ट है, मैं आपको उत्पाद दे रहा हूं कि भाई ये है, ये सीख लो। नहीं साहब, डेविड कोल्ब कहेंगे कि ये उत्पाद नहीं है, ये आप दे रहे हो। अगली बार जब आप दोगे,
अब अभी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, फिर अगली बार जब मैं इसको प्रस्तुत करूंगा तो और बहुत सारी चीजें भी ऐड हो सकती हैं इसमें। मतलब मैं अपनी शैली में हमेशा सुधार करता रहूंगा, यही लर्निंग है। क्या है? लगातार सुधार करते रहना लर्निंग है। जो आज मैंने कहा ये परम सत्य नहीं है, इसमें और सुधार हो सकता है, और जो सुधार होगा वो और अच्छी बात रहेगी, वो भी लर्निंग है, फिर और सुधार होगा। मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहना और सुधार करते रहना ही सीखना है, ये कहते हैं डेविड कोल्ब। ठीक है, अब इनकी जो है ये चार जो है चरण बताते हैं, चार चरण जो है सीखने में, अनुभवजन्य सीखने में ये बताते हैं। उन चार चरणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये सीई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सी की बात करते हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की बात करते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की ये बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की ये बात करते हैं। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की ये बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की ये बात करते हैं। उसके बाद आपके ये बात करते हैं, हाँ, उसके बाद ये एक्टिव कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एक्टिव एक्सपीरियंस की बात करते हैं। फिर ये लास्ट में एक्टिव एक्सपीरियंस की ये बात करते हैं। ये चार चरणों की सीखने में बात करते हैं। होते क्या है, पहले इनके नाम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इनके एक चरण को समझ लेंगे। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। उसके बाद ये बात करते हैं एक्टिव एक्सपीरियंस। किसकी बात करते हैं? एक्टिव एक्सपीरियंस। किसकी बात करते हैं? एक्टिव एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्टिव एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक्टिव एक्सपेरिमेंट, एक्टिव एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, है ना। अभी समझ में आ जाएगा, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, थोड़ा रुक लो, बस नाम देख लो एक बार, है ना, नाम जरूरी है इनके। हाँ, ये है मूर्त अनुभव। क्या है? मूर्त अनुभव, मूर्त अनुभव, अनुभव। मूर्त अनुभव लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं? चिंतनशील अवलोकन करते हैं। चिंतनशील अवलोकन करते हैं। अवलोकन क्या करते हैं? चिंतनशील अवलोकन करते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? अमूर्त 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 संप्रत्यय बनाते हैं। संप्रत्ययकरण, संप्रत्यय, अमूर्त संप्रत्यय निर्माण, निर्माण, अमूर्त संप्रत्यय बनाते हैं, संप्रत्यय बनाते हैं। उसके बाद एक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं। सक्रिय प्रयोग, सक्रिय प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, करते हैं, सक्रिय प्रयोग करते हैं। ये चार चरण हैं जो लर्निंग के होते हैं, सीखने के होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये बहुत भारी, बहुत टफ बात हो गई। कोई टफ बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगी। चलो दोबारा से शुरू करते हैं। हमने कहा डेविड कोल्ब कहते हैं जो हमने कोई चीज को सीख लिया,
केवल हमने किसी चीज को सीख लिया अब वो प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं है। हमने कोई चीज को सीखा, फिर उसमें हम लगातार सुधार करते रहते हैं। जो हमारा लगातार सुधार करना है वो भी हमारा क्या है, सीखना है। ये बात ये बताते हैं। ठीक है, अब इसको लेते हैं उदाहरण के तौर पे, है ना। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैं उदाहरण लेता हूं यहां। आप सभी जानते हैं वैभव सूर्यवंशी को, कौन नहीं जानता ये बता दो। सभी जानते हैं। यहां लेते हैं उदाहरण वैभव सूर्यवंशी का। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी का उदाहरण लेते हैं। सभी जानते हैं, नहीं जानते बता दो मुझे। वैभव सूर्यवंशी को कौन नहीं जानता ये बता दो। वैभव सूर्यवंशी आरआर के लिए खेलते हैं ना, आरआर के लिए आईपीएल में। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए वो जो है वैभव सूर्यवंशी खेलने आते हैं। ठीक है, अब वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं। सबसे पहले वो मैच खेलते हैं, मैच खेलते हैं, मैच खेलते हैं। मतलब वो मैच खेलना जान रहे हैं, क्रिकेट खेलना जान रहे हैं। तो ये उनका सीखना है। क्या यहीं बस हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहां बस नहीं होगा। वो लगातार सुधार करता रहेगा, जो उसने सीखा है उसमें, वो भी उसका सीखना ही है। ठीक है, जो लगातार वो सुधार कर रहा है वो भी उसका क्या है, सीखना ही है। ये मैच खेलते हैं और ये 97 रन पे है जो आउट हो जाते हैं। कितने रन पे आउट हो जाते हैं? 97 रन पे आउट हो जाते हैं। अब इन्होंने तो बहुत शानदार खेला भाई, है ना। इन्होंने तो बहुत शानदार खेला। इन्होंने मात्र 29 बॉलों पे 97 रन बना दिए। ये तो बहुत शानदार खेले। अब ये परफेक्ट हैं, अब इनको सीखने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ये आपके जो है वापस आते हैं और ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं, चिंतनशील अवलोकन करते। अवलोकन मतलब देखना। अब ये अपना जो मैच है, मैच को टीवी पर पुनः देखते हैं, पुनः देखते हैं। चिंतनशील तरीके से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? चिंतनशील देख रहे हैं कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं कैसा खेला। इन्होंने देखा कि भाई मैं मैच खेल रहा था, तो यहां ये देखते हैं कि एक बाउंसर बॉल आई थी और जो बाउंसर बॉल थी उस पर गलती से ना तो मैं पूरा शॉट मार पाया ना उसको छोड़ पाया, मैंने हल्का सा टच कर दिया। इसलिए जो है डीप जो थर्ड मैन है वहां पे जो है वह कैच हो गया, है ना। थर्ड मैन पे, डीप थर्ड मैन पे मैं कैच हो गया, क्योंकि उस बॉल में मैं अगर तेज मार देता तो नहीं होता। ये यहां चिंतन कर रहे हैं, वो अपने मैच को देख रहे हैं, टीवी पे पुनः देख रहे हैं और जूम कर करके देख रहे हैं कहां क्या गलती हुई है, बॉल कितनी ऊंचाई पे थी, मैंने कितनी ऊंचाई पे शॉट मारा। इन सभी चीजों का वो क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन। लेकिन समस्या क्या है, अवलोकन, ये अवलोकन कैसा है, रिफ्लेक्टिव है, चिंतनशील है। ठीक है, कैसा अवलोकन कर रहे हैं, चिंतनशील अवलोकन ये कर रहे हैं। ठीक है साहब, अब इन्होंने देख लिया, अवलोकन कर लिया कि भाई ये गलती थी मेरी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन करते हैं, अमूर्त रूप से अपने दिमाग में, है ना, अमूर्त रूप से जो है संप्रत्यय बनाते हैं। अगले मैच में, अगले मैच में ये सुधार करना है, ये सुधार करना है। ये यहां संप्रत्यय बनाते हैं कि अगला जो मैच होगा ना, उस मैच में ऐसी कोई बॉल आएगी, या तो उसको मैं छोड़ दूंगा या उसको और तेज मार दूंगा जो वो 6 हो जाए। ठीक है, यहां उन्होंने, अब यहां कोई मैच थोड़े हो रहा है, यहां उन्होंने अवलोकन किया। देखते अवलोकन करने के बाद, चिंतनशील अवलोकन करने के बाद यहां उन्होंने सोचा कि भाई मुझे अगले मैच में ऐसा करना है, तो अब्स्ट्रैक्ट बना, अमूर्त रूप से। ये जो संप्रत्यय था कैसा था, अमूर्त था। अमूर्त था मतलब उन्होंने अपने दिमाग में ही तो बनाया है, एक्चुअल में थोड़े हो रहा है, वो नहीं हो रहा। अब यहां जो वो मैच खेल रहे थे ये कैसा था, ये मूर्त था, मूर्त था। अब ये क्या था, ये अवलोकन था। ये क्या था, देखना था, उसका मैच को देखना था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अगले मैच में, अगले मैच में उस बॉल को, उस तरह की गेंद को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहां उन्होंने क्या किया है, जो उन्होंने अमूर्त रूप से जो संप्रत्यय बनाया था,
संप्रत्यय, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया था उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं सक्रिय रूप से, सक्रिय, क्योंकि वो मैच में आ गए है ना, मैच में खेल के उसको प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है भाई, मैच में खेल के उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। अब वो जो है ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। ठीक है भाई। हाँ, तो डेविड गोल्ब ने कहा था कि हम किसी चीज को जब सीख लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो काम करना है वो रुक जाता है, हम सीखने के बाद भी लगातार हमारी सीखी गई चीज में सुधार करते रहते हैं। क्या बोला था, सुधार करते रहते हैं। अब मुझे आप ये बता दो, डेविड कोल्ब का अनुभवजन्य जो सीखना है उसमें अब ये जो नाम कैसे पड़ा भाई, जो है वैभव सूर्यवंशी ने अनुभव किया ना, खुद ने मैच खेला है ना, वैभव सूर्यवंशी ने खुद ने मैच खेला। जब उन्होंने मैच खेला, जब वो आउट हुए, जब गलती हुई, तो उन्होंने उस चीज का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद एक अमूर्त संप्रत्यय बनाया कि भाई मैंने ये गलती की है, अगले मैच में मुझे ऐसे खेलना है। ये जो उन्होंने संप्रत्यय बनाया है उस संप्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया, ऐसी गेंद सेम अगले मैच में आई तो उसको उसने छोड़ दिया। ठीक है, ये क्या है, अनुभव से सीखा है। किससे सीखा है, एक्सपीरियंस से सीखा है। इसीलिए सिद्धांत का नाम क्या है, अनुभवजन्य सीखना। अब यहां इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये चार नाम, ये चार जो शब्द हैं इनमें से एक शब्द को गायब कर देंगे है ना, और इसकी जगह कोई और शब्द दे देंगे, फिर पूछेंगे डेविड कोल्ब के अनुभवजन्य सीखने का कौन सा पार्ट नहीं है या कौन सा पार्ट है, या फिर इनका क्रम पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले आप उदाहरण को ध्यान रखना, सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी ने मैच खेला, मतलब मूर्त अनुभव किया। ठीक है, उसके बाद मैच खत्म होने के बाद उसने क्या किया, उसने अवलोकन किया, वीडियो में आपके जो है मैच को देखा, चिंतनशील तरीके से देखा कि भाई कहां गलती रही। ठीक है, यहां ये दूसरा चरण हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाया कि अगले मैच में इस बॉल को इस प्रकार खेलना है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या हुआ, अगले मैच में उसका प्रयोग हो गया। ठीक है, तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है क्रम क्या होता है, तो आप कैसे भी आपसे क्वेश्चन आ जाए भूल मत जाना, वैभव सूर्यवंशी वाला उदाहरण याद रख लेना भाई। ठीक है, अब मुझे फटाक से बता दो ये बात समझ में आई या नहीं आई, अगर नहीं आई तो क्या दिक्कत आई, मैं अभी इसको फिर दोबारा बता देता हूं या और किसी तरीके से बता देता हूं, अगर समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से बता दो भैया। हाँ जी, जल्दी बता दो। यहां से जो है आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब इससे अगला एक और सिद्धांत पढ़ेंगे, इन दोनों सिद्धांतों में से आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो यहां गलतियां मत कर देना भाई, यहां भूल मत करना है ना। अब जल्दी से बता दो ये चीज समझ में आई या नहीं आई, अगर समझ में आ गई तो फिर हम अगला सिद्धांत पढ़ते हैं, अगर समझ में नहीं आई तो इसका हम दोहरान कर लेते हैं। सुमित्रा समझ में आ गई, चलो भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर हम चलते हैं और आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं आपके संस्कृत डिपार्टमेंट की जो परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड की, उसमें इसमें से क्वेश्चन आया था, तो जो है अब भी आ सकता है ना। इसको थोड़ा ऐसे बोलते हैं कि भाई बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो आया था आपके रोजर बायबी के सिद्धांत से। किससे, उसी सिद्धांत को हम पढ़ लेते हैं भाई है ना, जिससे क्वेश्चन आया था रोजर बायबी का रोजर्स बायबी का 5E मॉडल, रोजर बायबी का 5E मॉडल। ठीक है, हाँ नीरू समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है ना, इस पे तो हमें खुश होना चाहिए। चलो भाई, अब हम पढ़ लेते हैं रोजर्स बायबी का 5E मॉडल। ये कहते हैं 5E बताते हैं, 5E बताते हैं, कितने ई बताते हैं, 5E बताते हैं, और फिर ये अपना जो सिद्धांत है उसमें बताते हैं कि ये 5E जरूरी है। अगर हम सीख रहे हैं किसी चीज को, अगर हम सीख रहे हैं तो हमें 5E के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो 5E हैं यही हमारा सीखना है, इन्हीं से हमारा जो लर्निंग है वो होता है। कितने ई बताते हैं, 5E बताते हैं। कौन कौन से 5E बताते हैं
सबसे पहले देख लेते हैं भाई पहला ई, इंगेज। क्या बताते हैं? इंगेज। इंगेज, इंगेज, हाँ बिल्कुल, पहला है इंगेज, उसके बाद है एक्सप्लोर। इंगेज, एक्सप्लोर, ठीक है। इंगेज, एक्सप्लोर, उसके बाद है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, उसके बाद है एलाबोरेट। एलाबोरेट, उसके बाद है आपके इवेल्युएट। इवेल्युएट, इवेल्युएट, ये 5 ई हैं, इनसे हमारा जो है अधिगम होता है। इन 5 ई से जो है हमारी लर्निंग होती है। इवेल्युएट, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवेल्युएट, ठीक है। इंगेज बोलते हैं हम संलग्नता। किसको बोलते हैं? संलग्नता। क्या है? संलग्नता, ठीक है। संलग्नता या फिर तत्परता, इसको हम तत्परता भी बोल देते हैं, तत्परता, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लोर, जिसको बोलते हैं खोज, खोज या अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण या खोज बोल देते हैं। उसके बाद है आपके एक्सप्लेन, मतलब व्याख्या, व्याख्या या फिर परिभाषित करना, परिभाषित करना। उसके बाद है विस्तारण, 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 क्या है? विस्तारण है। विस्तारण को बोलते हैं अन्य स्थितियों में, अन्य, अन्य स्थितियों में, अन्य स्थितियों में प्रयोग, प्रयोग करना। उसके बाद है इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन मतलब प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना। सर हमारे समझ में नहीं आए। आपने नाम लिख दिए सर, अच्छी बात है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आए। हाँ भाई, आपके समझ में आ गए क्या? आपने किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई हमारे समझ में नहीं आए। हाँ, रोजर्स वेबी ने 5E मॉडल दिया। इन्होंने कहा हम किसी चीज को अगर सीखना चाहते हैं तो 5 ई जरूरी हैं उस चीज को सीखने के लिए। कितने ई जरूरी हैं? 5 ई जरूरी हैं। पहले ई का मतलब है एंगेज। क्वेश्चन क्या आया था और क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कौन सा 5E में है और कौन सा नहीं है, ठीक है। कौन सा 5E में है, कौन सा नहीं है, क्वेश्चन बनेगा ये। पहला ई है एंगेज। मेरे साथ सभी नाम का दोहरान करना, मेरे साथ सभी के सभी दोहरान करेंगे। पहला ई है एंगेज। हाँ, पहला ई है, बिल्कुल सभी के समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण ले लेंगे, चिंता नहीं करनी, समझ में, ये मेरी गारंटी है। आप क्लास में रहो, क्लास को पूरा पढ़ो, अगर उसके बाद समझ में नहीं आए तो फिर मैं खड़ा हूं यहां, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान से, अटेंशन जरूरी है, ठीक है। हाँ, पहला ई है एंगेज। सभी मेरे साथ दोहरान करेंगे, आप चाहे कहीं भी हो, कोई लाइब्रेरी में बैठा है वहां भी दोहरान करना, ठीक है, जोर से बोलना। एंगेज, संलग्नता। एंगेज, संलग्नता या तत्परता। क्या बोलेंगे? एंगेज, संलग्नता या तत्परता। उसके बाद दूसरा ई है एक्सप्लोर, 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 खोज या अन्वेषण। एक्सप्लोर, खोज या अन्वेषण। उसके बाद तीसरा ई है एक्सप्लेन। क्या है? एक्सप्लेन, व्याख्या या परिभाषित करना। एक्सप्लेन, व्याख्या या परिभाषित करना। अगला ई है एलाबोरेट, विस्तारण या अन्य परिस्थितियों में प्रयोग या फिर विस्तृत उपयोग। एलाबोरेट,
एलाबोरेट, एलाबोरेट क्या है? एलाबोरेट मतलब विस्तारण, अन्य परिस्थितियों में उपयोग या अन्य कोई दूसरी जगह उपयोग में लेना। उसके बाद है इवेल्युएट, इवेल्युएट, इवेल्युएट मूल्यांकन, प्रश्न पूछना। क्या है? इवेल्युएट मूल्यांकन करना या प्रश्न पूछना, या ये जानना कि ये चीज समझे या नहीं समझे। ठीक है? हाँ, अब सभी तुरंत से कमेंट बॉक्स में एक बार इन पांचों ई के नाम लिख दो। क्यों लिख दो? क्योंकि ये जो है आपकी संवेदी अधिगम में चली जाएंगी चीजें। जब एक बार उंगली से आप टाइप करोगे एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवेल्युएट, तो आपके मेमोरी में स्थायी चीजें हो जाएंगी। आपने नाम दोहरान कर लिया, अब इसको एक बार लिख दो, जैसे आप लिखोगे तुरंत से आपकी मेमोरी में स्थायी हो जाएंगी। ठीक है? जो जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इन पांचों ई के नाम लिखेंगे, इसका मतलब उनके चीजें स्थायी हो जाएंगी भाई। ठीक है? हाँ, फिर हम इसका एक उदाहरण ले लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आगे चलेंगे, है ना? चलो भाई जल्दी बताओ। रोजर्स बायबी ने 5E मॉडल दिया, 5E बताए, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और आपके एलाबोरेट और इवेल्युएट। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवेल्युएट। जल्दी से लिख दो भाई, तुरंत से कमेंट बॉक्स में लिख के दे दो। एंगेज, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवेल्युएट। हाँ, वो देख के मत लिखना, बिना देखे लिखना आप, है ना? अगर आप एक बार बिना देखे लिखोगे तो चीजें स्थायी हो जाएंगी। ठीक है? हाँ, मेमोरी पे काम करो, अपनी मेमोरी को शार्पनेस दो। बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल आती है अटेंशन से। ठीक है? अकल किससे आती है? अटेंशन से आती है, ध्यान देने से आती है। ठीक है? बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल किससे आती है? अटेंशन से आती है। बिल्कुल, बहुत शानदार। महेंद्र मेघवाल ने 3 ई लिखे हैं, 2 ई क्यों नहीं लिखे भाई? हाँ, नीरू ने 5 ई लिखे हैं, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवेल्युएट। सुमित्रा ने एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवेल्युएट। बहुत बढ़िया भाई, है ना? चलो, बहुत शानदार। अभी जो ये 5 ई हैं, इनको एक उदाहरण से समझ लेते हैं भाई, है ना? हम तो वही बात, हम तो देखो उदाहरण से चीजों को समझते हैं। एक बार उदाहरण समझ में आ गया, फिर हम उदाहरण को ध्यान रखेंगे, ये ई तो अपने आप याद आ जाएंगे। ठीक है? हाँ, सबसे पहली बात, आप में से जो है, हाँ, जो महेंद्र बेगवाल हैं, इन्होंने 3 लिखे हैं, नीरू ने 5 लिखे, है ना? तो नीरू हैं, ये बन जाती हैं टीचर। क्या बन जाती हैं? टीचर बन जाती हैं, टीचर। ठीक है? अब ये जो टीचर बनती हैं, इन्हें बच्चों को ये सिखाना है कि भाई वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है और बरसात कैसे होती है। नहीं, ये क्रम से ही याद करने हैं नीरू, ये क्रम से ही याद करने हैं ना भाई? हाँ, हाँ बिल्कुल, ठोकर खाने से भी आती है अकल, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, क्रम से याद करने। याद नहीं, मैं कह रहा हूं रट्टा कोई मत मानना। अब 1-2 बार आपने रिपीटेशन किया है, अब जब पेपर हो उससे पहले एक बार रिपीटेशन कर लेना। रोजर्स बायबी का 5E मॉडल जो है, इसको एक बार ये बोल लेना भाई। हाँ, एक बार बोल लेना बस। ठीक है? हाँ, अब हम बात करते हैं, जो है नीरू है वो टीचर बन जाती हैं। अब ये बच्चों से एक क्वेश्चन पूछती हैं, बारिश कैसे होती है? बारिश कैसे होती है? होती है। बारिश कैसे होती है? बरसात कहां से होती है? बादलों में ऊपर पानी जाता कहां से? ये बरसात आती कैसे है? ये क्वेश्चन पूछती है ना? एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवेल्युएट। बहुत बढ़िया भाई विजय लक्ष्मी, है ना? हाँ, ये पूछती हैं कि बारिश कैसे होती है। ये क्वेश्चन जैसे बच्चों के सामने ये रखती हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो जिज्ञासा से भर जाते हैं। उनके अंदर जिज्ञासा उठती है कि हाँ, ये तो सोचा ही नहीं, ये बारिश कैसे होती है।
अब उनके अंदर क्या आ गई, जिज्ञासा आ गई। और जो जिज्ञासा है ये बच्चों को संलग्न करेगी, संलग्न करेगी। क्या करेगी, संलग्न करेगी या एंगेज करेगी। क्या करेगी, एंगेज करेगी। क्या करेगी, संलग्न करेगी या एंगेज करेगी। क्योंकि संलग्नता किससे आती है, जिज्ञासा से आती है। बच्चा किसी काम में एंगेज जब होता है जब उसके उस काम को, उस चीज को जानने की इच्छा होती है। तो जानने की इच्छा कहां से होगी, आप जब उससे क्वेश्चन करोगे, बरसात कैसे आती है, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन किया, बच्चा एंगेज हुआ। उसके बाद आप एक थाली में जल भर देते हो, जल भरकर धूप में रख देते हो, धूप में रख देते हो। आप थाली में जल भरकर धूप में रख देते हो, तो जो जल है वो थाली में रहेगा या उड़ जाएगा, ये बताओ। उड़ जाएगा, मतलब वाष्पीकृत हो जाएगा। जल वाष्पीकृत हो जाएगा, यस और नो। आप कहेंगे यस सर, जल का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। यहां आपने क्या किया, यहां आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उनके सामने, उनके सामने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मतलब अन्वेषण कर रहे हो, खोज कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो चीजों को, है ना। करके क्या कर रहे हो, करके सीख रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, है ना, अन्वेषण कर रहे हो, अन्वेषण, अन्वेषण कर रहे हो। अन्वेषण जब आप कर रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है भाई। हाँ, आपने पहले क्वेश्चन किया बरसात कैसे होती है, फिर बच्चों ने कहा कि सर नहीं पता हमें तो, कैसे होती है आप बताओ ना सर। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि चलो एक थाली में जल भरो और थाली में जल भर के इसको धूप पे रखो। आपने जल को धूप में रख दिया, अब वो उसमें से जल उड़ रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, और आप बच्चों से कह रहे हो देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है। बच्चे खुद से कर रहे हैं, मतलब अन्वेषण, खोज कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि इसमें से तो जल उड़ रहा है, जल जा रहा है, इसमें कम हो रहा है, ये जा कहां रहा है। जब बच्चे ये कहते हैं तो फिर आप क्या करते हो, आप एक्सप्लेन करते हो। क्या करते हो, आप बताते हो कि वाष्पीकरण नाम की एक प्रक्रिया होती है, वाष्पीकरण। आप बताते हो संघनन होता है, संघनन होता है। आप बताते हो कि जो जल है वो यहां से उड़ के आसमान में जा रहा है, गर्मी के कारण हल्का होके आसमान में जा रहा है, और आसमान में जाके जो पानी की बूंदें हैं वो इकट्ठा हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। और जो इकट्ठा हो रही हैं वो क्या, वो क्या है, वो संघनन है। और यहां से उड़ रही हैं, ये क्या है, वाष्पीकरण। आपने क्या किया, परिभाषित किया, परिभाषित किया, परिभाषित किया, आपने परिभाषित किया, आपने व्याख्या की। आपने क्या किया, व्याख्या की। क्या किया, परिभाषित किया या आपने क्या की, व्याख्या की। तो यही तो क्या है, व्याख्या है। व्याख्या आपने कब की, जब आपने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद आपने क्या किया, एक्सप्लोर करने के बाद आपने व्याख्या की। ठीक है भाई, पहले आपने एक्सप्लोर किया, उसके बाद आपने क्या की, व्याख्या की। ये बात समझ में आई, हाँ ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप कहते हो कि जो ये बरसात का जल है, बरसात का जो जल है ये किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, किसानों के लिए, किसानों के लिए वर्षा के महत्व, वर्षा के महत्व पर चर्चा करते हो आप। अब क्या कर रहे हो, अब वर्षा के जल के बारे में, तो वर्षा के बारे में बता दिया आपने, उसकी व्याख्या कर दी। अब आप उसके और प्रयोग बता रहे हो, भाई किसानों के लिए जल जरूरी है। अब आप फिर फसलों में बताओ, भाई इस फसल के लिए इतना जल चाहिए, इस फसल के लिए इतनी बारिश चाहिए। तो ये बता रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, विस्तार कर रहे हो, विस्तार कर रहे हो, उसके ज्ञान का विस्तार कर रहे हो। इस विस्तार को विस्तारण बोलते हैं, विस्तारण बोलते हैं, विस्तारण को एलाबोरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये काम आपने किया। अब ये इतना काम करने के बाद लास्ट में आपने क्या पूछा, अंत में आपने पूछा, अंत में आपने पूछा वर्षा बनने का, वर्षा होने का, वर्षा होने का चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, कैसे होती है, चित्र बनाओ। अब बच्चों ने जो है चित्र बनाया। चित्र कैसे बनाया, बच्चों ने पहले एक
जो है पानी का तालाब या पानी का कोई स्रोत दिखाया, उसमें से जल को ऐसे ऊपर जाते हुए दिखाया, ऊपर जाके फिर वो आसमान में जो जल की बूंदें हैं उनको इकट्ठा दिखाया, संघनन दिखाया, संघनन होने के बाद जो है नीचे गिरती जो है बूंदों को दिखाया। इसका मतलब बच्चों ने उस चीज को समझ लिया है, उसको जान लिया है। ठीक है, अगर ये नहीं बता पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, अगर इनसे क्वेश्चन वैसे ही पूछा जा सकता है अब बताओ वर्षा कैसे होती है, तो जो बच्चे हैं वो बता देते हैं। ऐसे सीखना होता है, ये ज्ञान का निर्माण होता है। ऐसे ज्ञान का निर्माण कौन करता है? रोजर बायवी करते हैं। कौन करता है? रोजर बायवी करते हैं। क्या रोजर बायवी को भूल जाओगे? 5E को भूल जाओगे? अब 5E, अब देखो इतना हमने जान लिया। अब देखो आप नामकरण करो। पहले आपने क्वेश्चन किया, बच्चों में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पैदा की, तो जिज्ञासा के कारण बच्चे संलग्न हुए उस काम में, तो संलग्न को एंगेज बोलते हैं। पहले उनको जोड़ोगे अपने साथ, तभी तो पढ़ाओगे कोई चीज, तभी तो बताओगे। तो ये क्या है? एंगेज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने अन्वेषण किया, खोज की। अन्वेषण या खोज को क्या बोलते हैं? एक्सप्लोर बोलते हैं। एक्सप्लोर कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? एलाबोरेट किया, एलाबोरेट किया, विस्तार बताया, और क्या उपयोग हो सकते हैं बताया। फिर आपने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन को इवैल्यूएशन बोलते हैं। अब मुझे बता दो रोजर बायवी का 5E मॉडल किस किस के समझ में आ गया और किस किस के समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया तो कौन सा ई समझ में नहीं आया, उस ई को मैं दोबारा बता देता हूं। जल्दी बता दो भैया, फटाफट। बहुत शानदार मॉडल हैं। अब की ये जो हमारी क्लास है ना, इस क्लास से आप ये मान लेना 100%, इस क्लास से मान लेना 100%, 100% आपके जो है क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, हाँ, क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं बता चुका हूं। ब्रूनर की 3 अवस्थाएं हैं, तीनों के नाम पता होना चाहिए। पहली है सक्रिय, है ना, आइकॉनिक। दूसरी है प्रतिमा, तीसरी है सिंबल। ठीक है, आइकन, इनएक्टिव, आइकन, सिंबल। उसके बाद हम बात करते हैं अनुभवजन्य सीखने की, डेविड कोल्ब। इसमें बात करते हैं सी, मूर्त अनुभव, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। उसके बाद RO, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन या फिर चिंतनशील अवलोकन। उसके बाद बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, AC। उसके बाद हम इसको अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को अमूर्त संप्रत्यय बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं एक्टिव एक्सपेरिमेंट, सक्रिय प्रयोग, जो वैभव सूर्यवंशी का उदाहरण हमने लिया था। ठीक है, उसके बाद 5E की हम बात करते हैं। 5E क्या है, एक बार फिर नाम दोहरा दो, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और आपके इवेल्युएट। अब जल्दी से बता दो कौन सी चीज समझ में आई, कौन सी चीज समझ में नहीं आई। सुमित्रा कह रही हैं आ गया सर जी, नीरू कह रही हैं जी सर समझ में आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। क्या 2 ही स्टूडेंट्स के समझ में आया, बाकी के नहीं आया? हाँ, जल्दी बता दो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई। अगर आ गई तो भाई बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई तो फिर ये बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है ना। हम और सुधार करेंगे अपनी अधिगम, अपनी जो है टीचिंग जो स्टाइल है उसमें और चेंज करेंगे। अब की बार आपके समझ में चीजें आ जानी चाहिए भाई। ठीक है, हाँ हाँ जी, ये अधिगम के जो हैं सभी सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं। अगली जो हमारी क्लास रहेगी, अभी इसके तुरंत बाद अगली क्लास रहेगी, है ना। हाँ, अगली जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में जो है हम आगे की बात करेंगे। रॉबर्ट गेने की जो लर्निंग हायरार्की है उसकी बात करेंगे, लर्निंग ट्रांसफर की बात करेंगे, अधिगम स्थानांतरण की बात करेंगे, और अधिगम के कुछ वक्र बनते हैं, लर्निंग कर्व बनते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं भाई, है ना। हाँ, अगली क्लास में इन सभी चीजों की हम बात करेंगे और अधिगम को समापन की ओर लेके जाएंगे। फिर आपके छोटे छोटे से 3-4 टॉपिक बच जाएंगे, क्योंकि आपका ये समझ लेना जो है शिक्षा मनोविज्ञान और आपके बाल विकास और अधिगम, ये जो टॉपिक है ये मेजर टॉपिक है ना। ये 60% हैं, बाकी हैं जो 40% है, उनमें से भी हमने जो है वो कर ही लिया पहले ही, क्या नाम है आपके 21वीं सदी के कौशल कर लिए, है ना। चलो
बहुत बढ़िया। आप सभी क्लास में जो बने रहे उन सभी के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास जो है हमारी 5 बजे से रहेगी। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू।